पहलगाम हमले के आतंकियों के खिलाफ सेना का एक्शन जो लगातार जारी है और इसी कड़ी में त्राल में एक आतंकी का घर ब्लास्ट कर दिया गया। जी हां, आतंकी आसिफ शेख जिसका घर ब्लास्ट से उड़ा दिया गया है। पहलगाम हमले में आतंकी आसिफ शेख का नाम सामने आने के बाद ये बड़ा और कड़ा एक्शन जो सामने आया है। बता दें आपको, टीआरएफ का कमांडर है आतंकी आसिफ शेख जिसके घर को उड़ा दिया गया, जहां ब्लास्ट कर दिया गया। ये तस्वीरें भी देखिए आपके सामने, जिसके बाद किस तरह से वहां सारी चीज तबाह हुई नजर आई। आतंकी के ठिकाने पर पहुंची भारतीय सेना और वहां जाकर बम से उड़ा दिया गया, ब्लास्ट वहां पर कर दिया गया। और इस तरह से फिलहाल ये बदला भारत की तरफ से इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि आतंक को और आतंकवादियों को खत्म करने के लिए जो हिंदुस्तान ने इस समय ठान ली है, उसी दिशा में एक एक करके जो भी यथासंभव कदम होंगे, हर कदम उठाया जाएगा। आतंकी के ठिकाने पर भारतीय सेना ने पहुंचकर इस एक्शन को अंजाम दिया। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने जाहिर तौर पर अपना जो सर्च ऑपरेशन है वो भी तेज कर रखा है और उन छिपे हुए आतंकियों तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। एनआईए की टीम लगातार एक्टिवली वहां पर मौजूद है, जांच पड़ताल की जा रही है, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। एनआईए ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर इस हमले की जांच भी शुरू कर दी है। पहलगाम हमले में आतंकी आसिफ शेख और आदिल गुरी इनके नाम सामने आए थे, जिसके बाद पुलिस की तरफ से, सेना की तरफ से ये एक्शन लिया गया। और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर सत्येंद्र भाटी इस समय खुद त्राल से जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, किस तरह की तस्वीरें वहां पर? कहा गया था एक एक को चुन चुन कर मारा जाएगा, नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा, क्या ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दे रही है वहां पर? यानी कि भारत की तरफ से ये कड़ा और बड़ा संदेश, किसी को नहीं बख्शेंगे। देखिए, शुरुआत शिल्पा भी है, चूंकि आसिफ शेख का नाम सामने आया था और इसमें कई अहम वो बात आज मैं बताऊंगा आपको कि जो शायद अब तक दर्शकों को नहीं पता है। आसिफ शेख का जो घर जो ब्लास्ट के माध्यम से सेना ने गिराया है, मैं वहीं पर मौजूद हूं। जरा ये नजारा देखिए, जरा ये दिखाइए, ये पूरी एक बस्ती बनी हुई है, ये गांव यहाँ पर कहा जाएगा। और त्राल वैसे भी हमेशा आतंकियों के लिए फेमस रहा है, क्योंकि दिन का इसको केंद्र माना जाता था पहले त्राल के जंगलों को। बुरहान वानी भी त्राल के रहने वाले थे, मूसा जो थे अजहर मूसा, वो भी त्राल का ही रहने वाला था, जो बड़े आतंकी थे इंडियन मुजाहिदीन के। और यहां पर जो टीआरएफ का कमांडर है आसिफ शेख, यहां पर उसका ये घर है। इसकी तस्वीर मैं आपको बताता हूं। यहां से हम एंट्री करते हैं और यहां पर ये तस्वीर है यहां पर उस घर की, कि यहां पर ये वाकया रात करीब 1 बजे का है कि भारतीय सेना के द्वारा यहां पर ब्लास्ट करके इस घर को गिरा दिया गया है। और सबसे अहम यहां पर बात करें इसके परिवार की, अगर आसिफ शेख के परिवार की हम बात करें तो ये 2 भाई हैं। आसिफ बड़ा है और इसका एक छोटा भाई है, उसका नाम सफी शेख है। ये 2 भाई हैं और 3 इनकी बहनें हैं। आसिफ की 3 बहनें हैं। माता पिता करीब 4 साल से आसिफ शेख यहाँ से निकला हुआ है। आसिफ शेख घर पर लौटकर नहीं आया है। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि इनका जो छोटा भाई है सफी शेख, वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, क्योंकि वहां पर जो जम्मू के सुजावन स्कूल में एक अटैक हुआ था पिछले दिनों जो देखने को मिला था, उसमें वो शामिल था। उसकी वजह से वो तिहाड़ जेल में इसका छोटा भाई सफी शेख इस वक्त बंद है। और आसिफ शेख की बात करें तो जिस दिन ये पुलवामा में 22 तारीख को ये अटैक हुआ था, चूंकि इंटेलिजेंस के पास में उसी दिन जानकारी भी आ गई थी और आपने देखा था स्केच भी वहां पर बना लिए गए थे। उसी के बाद से यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने और जांच एजेंसियों ने इनके पूरे परिवार को हिरासत में ले लिया है। इनके माता पिता को, बहनों को, उनको कस्टडी में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार आसिफ शेख से संपर्क उनका कब से नहीं हुआ है, क्या बातचीत होती है, क्या वो यहाँ पर आया है, और नहीं भी आया तो आखिरकार कब लास्ट टाइम उनसे बात हुई थी। जरा एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, ये उनका पूरा घर है। चूंकि यहाँ पर जब ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट के बाद यहाँ पर ये पूरे कांच के शीशे टूट गए थे, दरवाजा यहाँ पर टूट गया था। और चूंकि इस बात को पहले से जानकारी थी, यहाँ पर जो जांच एजेंसियां थी, इसी वजह से उनके पूरे परिवार को पहले से ही उन्होंने कस्टडी में ले लिया था और वहां से उनको वो लेकर यहाँ पर किस तरह से नस्ते-नाबूद कर दिया है पूरे घर को। लक्ष्मण एक बार इधर आएंगे तो मैं दिखा दूं, कांच, पूरे कांच के शीशे, यहाँ पर अंदर हम एंट्री करते हैं। ये घर है उनका कि जिसमें यहां पर आसिफ शेख रहा है, उसका छोटा भाई शफी शेख रहा है। जरा गौर कीजिए, ये वो घर है कि जिसमें 2 आतंकी यहां पर
रहे हैं। ये उनका एक कमरा है, यहाँ पर इनका ये बेडरूम इसको कहा जाएगा। ये वो कमरा है कि जहां पर वो परिवार के साथ यहाँ पर रहा करते थे पिछले दिनों। हालांकि आसिफ शेख यहाँ नहीं है और पीछे किसी और का भी यहाँ पर ये घर बना हुआ है। ये लोग भी अगर कुछ बताएंगे। चाचा, आप लोग यही रहते हैं? आपने रात को आवाज सुनी, कुछ पता लगा आप लोगों को? कुछ पता लगा आपको? क्या जानकारी मिली आपको? जब यहां पर धमाका हुआ होगा तो कुछ आवाज सुनी आपको, कुछ जानकारी मिली आपको? ना सर, कुछ नहीं, पता ही नहीं किसने किया। क्या आर्मी आई थी तो तभी पता चला आर्मी है, तो हमको उस घर में रखा उस टाइम। आपको यहाँ से हटा दिया गया था? हाँ, हटा दिया। आपका घर कहाँ है? यहाँ घर तो यही है। आप यहाँ रहते हैं? तो आप सबको पहले से यहाँ से अलग कर दिया गया था, पूरे परिवार को? हाँ, पहले ही अलग किया था। ये कितने बजे की बात है? ये 1 बजे की बात है। रात को 1 बजे? हाँ, 1 बजे। तो आपको एहतियात के तौर पर अलग कर दिया था कि अगर कहीं यहाँ पर कुछ होता है तो उसका निशाना आप लोग ना बन जाए, आपको कोई नुकसान ना हो, इसलिए आपको हटा दिया था? सर जी सर, हाँ। आसिफ शेख, चूंकि आप बिल्कुल पड़ोसी हैं उनके, कब से यहाँ लास्ट टाइम आपने देखा आसिफ शेख को? हमने नहीं देखा, हमको हुए यहाँ पे 5-6 महीने। हम पहले दूसरे जगह पे रहते थे, शिफ्ट किया, अभी 5-6 महीने हो गए यहाँ पे। उनके परिवार से आपकी बातचीत होती होंगी? आसिफ के 3 बहनें थी, माता पिता थे उनके। हाँ, कभी एक की शादी हुई है, एक की शादी हुई है, अभी 2 है, मामा है और पापा है उसका। उनसे कभी यहाँ पर आसपास में चर्चा नहीं? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि चूंकि आसिफ का जो छोटा भाई है सफी शेख, वो पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद है और आसिफ शेख की जांच के लिए अक्सर यहाँ पर आर्मी मॉकड्रिल भी करती रहती थी, चेक भी करती रहती थी आर्मी यहाँ की। आती रहती है, तो ऐसे कभी नहीं देखा है उसको। क्या पता है मिलिटेंट है क्या नहीं, वो हमें पता ही नहीं है। उनके घर वालों से बात की हो कभी? घर वालों ने कुछ? घर वाले तो कुछ नहीं बोलते हैं, हमारे यहाँ नहीं बोलते हैं, एक दूसरे की ऐसे हम बात नहीं करते हैं इस बारे में कभी। देखिए, चूंकि आसिफ पहले से ही उनके रडार पर था, हिट लिस्ट में था, टीआरएफ का कमांडर था, उसका छोटा भाई पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद है, वो भी एक ब्लास्ट के मामले में, आतंकी हमले के मामले में ही वो बंद है। ये तस्वीर है जो कि उसके घर के पीछे की जो पड़ोसी है, इनको रात में करीब 1 बजे के आसपास सेफ जगह पहले सेना ने हटाया, उसके बाद ये कार्रवाई वहां पर उन्होंने की है। तो ये यहाँ पर उनका बेडरूम था। आगे का पूरे घर का मैं ये दिखाता हूँ तस्वीरों के माध्यम से कि और यहाँ पर क्या क्या कैसे है। ये यहाँ से इनके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी यहाँ पर बनी हुई हैं, यहाँ से अंदर से सीढ़ियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। और यहाँ पर दूसरे कमरे की तरफ अगर मैं कोशिश करूँ जाने की एक बार, तो मैं दिखा पाऊँगा आपको तस्वीरों के माध्यम से। लक्ष्मण, आराम से अगर आप निकल पाए। तो ये एक दूसरा यहाँ पर कमरा है, उनके बिस्तर, लेकिन यहाँ पर कुछ वैसा ज्यादा सामान अधिक नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर यह है कि घर पूरी तरह से यहाँ पर तहस नहस कर दिया है। लेकिन बड़ी बात ये भी है शिल्पा, यहाँ पर जो चूंकि आसिफ जो है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, ना ही मारा गया है। जो आस पड़ोस के लोग हैं वो कोई भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं, वो खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, किचन है उनका, जो आसिफ शेख का घर है, जो परिवार रहता था, उनका ये किचन है यहाँ पर। और चूंकि हालांकि उनको अंदेशा इस बात का था भी कि ये कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पर बड़ी घटना को अंजाम दिया है आसिफ शेख का, उसमें नाम सामने आया है। पहले से ही एक भाई जेल में बंद है को लेकर पहले से ही जांच एजेंसियां मुस्तैद थी। इसी वजह से जिस दिन 22 तारीख को पुलवामा में ये कायराना हरकत होती है, इस बात को हमला होता है, तो उसके बाद से ही यहाँ पर उनके परिवार को यहाँ पर कस्टडी में ले लिया था। क्योंकि ये तो तय है कि अगर वो बाहर है तो अपने परिवार के संपर्क में जरूर आता होगा, जरूर बातचीत करती होगी। तो ये इनपुट मिलना बेहद ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सत्येंद्र, ये हम वो आपके त्राल है जो कि पहले कुछ लोगों की भीड़ भी देख पा रहे हैं। अगर संभव हो तो जरा उनसे भी बात करने का प्रयास करें, जानने की कोशिश करें कि आसिफ शेख को क्या किसी ने आखिरी बार यहाँ देखा था, कब देखा था, किस तरह की उसकी मूवमेंट रहा करती थी, परिवार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता था, कभी जिक्र हुआ हो, इस बारे में अगर वो कुछ बता पाने की स्थिति में है, या फिर वो भी डर के साए में है, इस समय कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जरा बात करने की कोशिश करें। बिल्कुल शिल्पा, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी, चूंकि वो एक एक्टिव टेररिस्ट है, टीआरएफ का कमांडर है, तो कोई भी पड़ोस से बोलने के लिए नहीं बात करता। आप लोग कुछ बोलेंगे क्या? जरा तस्वीर क्यों, चेहरा क्यों छुपा रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? भैया कुछ तो बोल दीजिए। आपने देखा होगा, आप भी खुद भी नौजवान हैं। देखिए, तस्वीर से अंदाजा, जैसे जिक्र हम करते हैं
ऐसे ही सब लोग चेहरा घुमा लेते हैं, यहाँ से चल देते हैं वो लोग, और कोई भी बात नहीं करना चाहता है। अब जो तस्वीरों में आप देख रहे थे भीड़ को, अब जैसे मैं उनकी तरफ आगे बढ़ूंगा तो निश्चित तौर पर यह भी स्वाभाविक है कि वो लोग भी आगे बढ़ जाएंगे, वो भी कुछ नहीं बोलेंगे। तो इस तरह की तस्वीर यहाँ पर तो जाहिर सी बात है, क्योंकि एक एक्टिव टेररिस्ट के खिलाफ बोलना बड़ा आसान नहीं होता है। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जब कोई एक्टिव है, वो कोई अभी जेल में नहीं है, मारा नहीं गया है। चाचा आप तो यहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप? दूसरे गाँव में। तो आसिफ शेख के बारे में कुछ तो सुना होगा? पता नहीं है, नहीं पता कुछ भी? नहीं पता नहीं। क्या हुआ है रात में आपको ये पता? नहीं मुझे पता नहीं। सुना होगा कुछ हुआ है? नहीं मुझे कुछ नहीं सुना, मुझे अभी आया, मुझे पता नहीं। जरा देखिए ये खामोशी बहुत कुछ बयां करती है, कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर सभी लोग, जैसे हम कैमरा लेके चलते हैं, सभी लोग एकदम से घरों में की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। वो कोई भी कुछ नहीं बोलता है उसके बारे में, क्योंकि एक डर होना स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी भी एक एक्टिव टेररिस्ट के बारे में कुछ वो बोलेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं उनके पीछे कोई दिक्कत ना हो जाए। अब तक यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, लेकिन अब जैसे जैसे हम कैमरा लेकर आगे बढ़ते हैं, एकदम से सन्नाटा हो जाता है, सभी लोग अपने घरों में चले जाते हैं, कोई भी उनके बारे में कोई बात नहीं करता है, ना ही कोई बताने के लिए तैयार है। आगे देखिए पीछे पर जो लोग खड़े हुए हैं वो भी आगे कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि काश कोई जानकारी दे सके कि आखिरकार लास्ट बार कब देखा था उन्होंने, उनके परिवार से कभी उसके बारे में कोई चर्चा हुई हो, उसके बारे में भी हम जानकारी करेंगे। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि आप लोग यही रहते हैं बहन जी? बहन जी आप लोग यही रहते हैं? रात के बारे में कुछ जानकारी है आपको? सब लोग चुप है। ये वो लोग हैं जो पड़ोस का घर है, ये पड़ोस के घर की दीवार भी यहाँ पर एक गिर चुकी है, उन्हीं का पड़ोसी में बना हुआ एक मकान है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, उसकी दीवार भी इस ब्लास्ट की चपेट में आई है, वो भी यहाँ से गिर गई है। हालांकि सेना की तरफ से ये काम किया गया कि जितने भी आसपास के मकान थे पहले उन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया, उनको एक दूरी के बाद उनको रखा गया ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर कुछ लोग जो उनके परिवार के लोग हैं वो बैठे हुए, एक बार ये लोग कुछ बात करने की कुछ बोल पाए या तो? जी कौन? श्रीनगर में कौन है बहन जी? आप कहां से हैं? आप देखिए, आप यहां पर रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बताने में। हम कोई ऐसा नहीं पूछ रहे हैं कि कोई स्पेशल जानकारी आपसे ले रहे हैं। आप उनके परिवार में से ही हैं? कौन है बंद? कौन है? घर वाले इनके। अच्छा, तो आपको नहीं, हम लोग तो जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये भी नहीं कि यहाँ पर देखना आपके पड़ोस में यहाँ पर रहते। बुलाइए, क्या किया है यहाँ पे, और इनको बुलाइए जो इन्होंने घर से बाहर कर दिए हैं। जी जाइए। नहीं, घर से आप लोगों को तो घर से बाहर नहीं। आप किस घर में रहते हैं? आप कौन सा घर? घर में रहते हैं। अच्छा, देखिए ये लोग नहीं बोल रहे हैं क्योंकि एक डर होना लाजमी भी है, चूंकि सेना का ऑपरेशन ये रात को चला है, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, तो यहाँ पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आप देख रहे थे तस्वीरों के माध्यम से बात करने की आपने पूरा घर दिखाया जो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है, पूरी तरह से तहस नहस इस समय नजर आ रहा है। लोग वहां पर डरे हुए हैं, डर के मारे बेशक वो कुछ ना बोले, अपनी जुबान खोलने की हिम्मत ना करे, लेकिन सत्येंद्र यहाँ से ये जो घर उड़ाया गया है, सेना की तरफ से ये जो एक्शन लिया गया है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया है कि ये तो बस शुरुआत है, एक एक आतंकी का ऐसे ही खात्मा होगा, पाकिस्तान तक भी इसी तरह से पहुंचा जाएगा, और जो वहां पर आतंकी के आका छिपे बैठे हैं उनका भी जल्द ही ऐसा ही हश्र करने वाले हैं भारत का ये प्राण। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए ये दो एक इंटरनल टेररिस्ट बताए जा रहे थे, बाकी जो लोग हैं वो सीमा पार के थे 3, उनके लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। यहाँ पर और महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ, दरअसल क्या है, त्राल के जो जंगल है पहले से भी यहाँ पर टेररिज्म के लिए, आतंकवाद के लिए काफी फेमस माने जाते थे। कहा जाता था कि इंडियन मुजाहिदीन का ये सबसे बड़ा गढ़ था, यहाँ पर काफी ज्यादा आतंकी हमेशा यहाँ पर रहा करते थे। सबसे सुरक्षित इस जंगल को माना जाता था आतंकियों के लिए, और वही ये जंगल की मैं
अगर बात करूं लक्ष्मण, जरा इस सामने जंगल और पहाड़ी का एरिया अगर दिखा पाए इस तरफ, तो ये वो पहाड़ी है। यहाँ से अगर हम बात करें कि जिस जगह, जिस बेसरन घाटी में यहाँ पर कत्लेआम हुआ है, खूनी खेल खेला गया है, उसकी दूरी अगर मैं सड़क के माध्यम से कहूँ तो करीब 55 किलोमीटर है। लेकिन पैदल जो लोग हैं इस जंगल के रास्ते, वो करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर ही उनका यहाँ से तय हो जाती है। वो बेसरन घाटी का जो दूरी है करीब 20 किलोमीटर है। और इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है, जांच एजेंसियां, वो इस बात को भी कह रही हैं कि यहाँ पर जो टेररिस्ट आए हैं वो जंग माध्यम से ही आए हैं और ये त्राल के जंगल का इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से इसी त्राल के जंगल में सर्च ऑपरेशन सबसे ज़्यादा स्पीड से चल रहा है कि यार वो त्राल का जंगल जो करीब यहाँ से 20 किलोमीटर बेसरन घाटी तक फैला हुआ है, इसी माध्यम से वो लोग कहीं पहुंचे तो नहीं हैं और वापसी भी कहीं, चूंकि ये एक काफी ज्यादा सुरक्षित जंगल माना जाता है आतंकियों के लिए। हालांकि कुछ समय पहले ही सेना ने इसको आतंक मुक्त घोषित किया था कि अब यहाँ पर कोई नहीं है। अक्सर आए दिन पहले त्राल के जंगलों में सबसे ज्यादा एनकाउंटर होते थे, मुठभेड़ वहां पर होती थी, आतंकी मारे जाते थे। लेकिन जब पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन कर इसको पूरी तरह से फ्री कर दिया था, टेररिस्ट फ्री कर दिया था, उसके बाद सेना ने अनाउंस किया था कि त्राल के जंगलों में कोई भी टेररिस्ट नहीं है, कोई आतंकी संगठन वहां पर सक्रिय नहीं है, कोई स्लीपर सेल वहां पर मौजूद नहीं है। लेकिन एक बार फिर से यही त्राल सुर्खियों में आ गया है और पहलगाम के बेसरन घाटी में जो कत्लेआम हुआ है उसके बाद से फिर से सवाल उठने जाहिर शुरू हो तौर गए। पर त्राल के अंदर जिस तरह से आप बता रहे हैं सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वहां के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वहां के टेरेन को और अच्छे तरीके से जरा एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। क्या कुछ चुनौतियां वहां पर इस समय सर्च ऑपरेशन के दौरान पेश आ सकती है जिन्हें पार पाना होगा उन आतंकियों तक पहुंचने के लिए? हमें उन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं एक ओवरकम करना हो। किस तरह की चुनौतियां वहां? देखिए शिल्पा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती यह है कि एक तो जंगल है, दूसरा ऊपर से पहाड़ है। अब पहाड़ के ऊपर चढ़ना और जंगलों के बीच से निकलना सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ के टेररिस्ट होते हैं, अभी जो यहाँ के जो मिलिटेंट्स हैं, उनको भली बात पता है, वो पूरी तरह से जानते हैं कि आखिरकार यहाँ रास्ता कहाँ निकलता है, कहाँ छुपने की जगह है, कहाँ पेड़ों का इतना ज़्यादा झुंड है कि जहाँ पर वो सुरक्षित शरण ले सकते हैं, वो बैठ सकते हैं। लेकिन आर्मी के लिए बड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि उनको पता नहीं है, उनको जाना है, एक साथ ढूंढना है, उनको एक एक गुफा को वहां पर देखना है, कहीं एक साथ चढ़ाई है, कहीं एक साथ वहां पर नीचे निसार भी है। यहाँ पर है निसार, इस बात को समझते होंगे बेहतर। निसार, अगर एक बार आप त्राल के जंगलों को आप बता सके उनके बारे में कि आखिरकार त्राल के जो जंगल है वो कितनी बड़ी चुनौती है यहाँ पर सेना के लिए, त्राल के जंगलों में सर्च ऑपरेशन करना कितनी बड़ी चुनौती? देखिए जिस तरह से जो ये पहाड़ी क्षेत्र है पूरे कश्मीर खित्ते में, उन पे जो सर्च ऑपरेशन जिस तरह से जो कंडक्ट किए जाते हैं, नो डाउट कि वहाँ पे काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि घने जंगल है, ऊंचे पर्वत है, ऊंचे जो पहाड़ होते हैं, वहाँ पे कुछ जगह पे जो मिलिटेंट्स होते हैं उन्होंने वहाँ पे हाइड्स भी बनाई रखी होती है जहाँ पे वो कई दिन छुप भी जाते हैं और कई दिनों के लिए वहाँ पे उनके जब वो उनका जो खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो तब जाके वो जो मैदानी इलाके होते हैं, मार्केट होते हैं, वहाँ पे जाने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं यहाँ पे, या फिर कुछ जो उनके मददगार होते हैं वो उन तक वो सप्लाई पहुँचाते हैं। जिस तरह ये बड़ी बात कर रहे हैं मददगार, लोकल सपोर्ट के बिना क्या संभव है ये? यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो इस वक्त पूरी कश्मीर घाटी में जिस तरह से जो माहौल बना हुआ है, उनके बगैर, लोकल सपोर्ट के बगैर तो उनको वहाँ पे रहना ये इम्पॉसिबल है, ये उनको काफ़ी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उन तक ये खाने पीने की चीज़ें या दीगर जो चीज़ें होते हैं उन तक पहुँचाने के लिए ये ज़रूरी है कि उनको लोकल यहाँ पे सपोर्ट अभी भी फराहम हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें कई दिन वो इन जंगलों में छुप जाते हैं, कई महीने भी रहते हैं। जिस तरह से जो ये आसिफ शेख है पिछले 4 सालों से जो एक्टिव है, तो जाहिर सी बात है कि उन तक वो 4 सालों तक उन्होंने जिस तरह से जो ज़िंदगी गुजारी होगी, ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, खाने पीने की चीज़ें या दीगर चीज़ें, कपड़ों की चीज़ें, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होता है तो सर्दियों में गर्म मलबूसात, जो गर्मियों में जो सर्द मलबूसात, तो जाहिर सी बात है कि वो सपोर्ट उनको फराहम हो रहा है किसी न किसी तरफ से। देखिए ये लोकल सपोर्ट का जिक्र यहाँ पर निशार कर रहे थे कि ये आसिफ शेख हैं, ये चूंकि लोकल यहीं के रहने वाले हैं, ये लोकल सपोर्ट का ही एक पार्ट कहा जाएगा और लोकल के बिना ये संभव भी नहीं था क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बाहर से आएगा तो बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं पता होगा कि हमको निकलना कैसे है, कहाँ के बारे में जानकारी जुटानी है, जंगल से निकलना है। जंगल में अच्छे लोग रास्ता भटक जाते हैं, वहाँ पर ना तो गूगल मैप काम करता है, ना ही कोई सर्विलांस काम करता है और ना ही वहाँ पर सड़कें बनी हुई होती हैं। निश्चित तौर पर जो लोग यहाँ से वाकिफ होते हैं वही
यहाँ से आगे बढ़ के उस रास्ते से निकल सकते हैं। तो ये एक जो हिस्सा है, सबसे अहम कड़ी जो है वो लोकल सपोर्ट की यही है, और वो लोकल सपोर्ट की कड़ी में जो था वो टीआरएफ का कमांडर यहाँ पर इन्होंने इसको बनाया था आसिफ शेख को, क्योंकि पहले से ही इनका छोटा भाई जो है आसिफ शेख का वो तिहाड़ जेल में पहले से ही बंद है, वो भी एक स्कूल पर हमले के मामले में बंद है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर एक बड़ी अहम भूमिका आसिफ शेख की रही है इस पूरे के पूरे कत्लेआम में। इसी वजह से सेना का जो सबसे पहले सिकंजा कसा गया है वो आसिफ शेख आतंकवादी उठा रहे, और इन्हीं का फायदा उठाकर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, और इंटेलिजेंस से भी यहीं पर चूक हो गई। अदरवाइज अगर ये लोकल सपोर्ट की कड़ी समय रहते डिकोड कर ली जाए तो शायद आतंकवादी इस तरह से अपनी नापाक साजिशों को अंजाम ना देने पाए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए यहाँ पर एक ये चूक छोटी सी जरूर कही जाएगी, क्योंकि एक पाकिस्तान के आर्मी चीफ का ये कहना है कि कश्मीर हमारी गले की नस है, उसके इस बयान को अगर डिकोड किया जाता तो ये इतनी बड़ी साजिश सामने आ जाती, तो शायद इतनी बड़ी दर्दनाक हमला नहीं होता, इतने लोगों की जान नहीं जाती। ये एक पहली चूक रही है। दूसरी बड़ी चूक ये रही है कि आखिरकार जब हमारी इंटेलिजेंस को ये सूचना थी कि वहां पर रेकी हुई है या ऐसा कुछ हुआ है, तो पहले से ही वहां पर एहतियात क्यों नहीं बरता गया था। आखिरकार जो 5 किलोमीटर पहले जहां पर बैसरन घाटी में जो ये हमला हुआ है, वहां से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर वहां पर सीआरपीएफ की एक बटालियन का बड़ा कैंप है, बड़ा ऑफिस है, आईजी लेवल का अधिकारी भी वहां पर बैठते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उस बैसरन घाटी में जहां पर कई हजार लोग, कई हजार सैलानी रोजाना वहां पर घूमने के लिए जाते हैं, उसके बावजूद भी वहां पर कोई एक पुलिस चौकी तक नहीं है, वहां पर सीआरपीएफ की कोई टुकड़ी नहीं है, सेना की तरफ से भी वहां पर कोई एहतियात नहीं बरता जाता। तो ये एक बड़ी चूक जरूर है कि जिसके बारे में सोचना होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब वहां पर हजारों की तादाद में घाटी के हालात ऐसे हैं, जब वहां पर सैलानी जाते हैं तो वहां पर सड़क नहीं बनी है। सड़क का होना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सड़क रहेगी तो वहां पर किसी भी चीज के लिए मदद पहुंचना या सेना का जाना या पुलिस का जाना आसान होगा। वहां पर आज भी सड़क ना होने की वजह से या तो खच्चर घोड़े के माध्यम से ऊपर पहुंचा जाता है या फिर पैदल ही जाया जाता है, और यही एक वजह रही है कि वहां पर कत्लेआम हो जाता है। जानकारी मिलने के बावजूद भी काफी समय लग जाता है पुलिस को वहां पर पहुंचने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए, लोगों को वहां पहुंचने के लिए काफी समय लग जाता है। अगर वहां पर सड़क बनी हुई होती तो 2 से 3 मिनट के अंदर वहां पर पुलिस फोर्स पहुंच जाती और शायद इन दहशतगर्दों को भी वहीं पर पकड़ लिया जाता या फिर मार गिराने में आसानी होती उन लोगों को। तो ये एक बड़ी चूक है जिसको सरकार को सबक लेना होगा और इन सब चीजों को सुनना होगा, ताकि आने वाले भविष्य में कभी इस तरह की घटना को ना देखना पड़े। शिल्पा, बिल्कुल इन लूपहोल्स पर काम करना होगा। जो चूक इस बार हुई है भविष्य में इनका ध्यान रखना होगा। चलिए, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तस्वीरों के लिए, इस पूरी अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। और वाकई में वहां पर जिस तरह से घर पूरी तरह से टूट चुका है, तबाह हो चुका है, नेस्तनाबूद हो चुका है, इससे यह बड़ा संदेश दिया जा रहा है कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। एक एक करके चुन चुन के आतंकियों तक पहुंचा जाएगा, उनके घर तक पहुंचा जाएगा और वहां पर जाकर तबाह करते हुए उनको सबक सिखाने का काम होगा। और यह संदेश न सिर्फ इस ब्लास्ट के जरिए इन आतंकियों को, इन लोकल स्लीपर सेल्स को, बल्कि सीधे पाकिस्तान में बैठे इनके आका को भी जाता हुआ